भारतीय शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने जाना था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता स्थापित होती है, किस प्रकार वहाँ के नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। वो था पुस्तक राजनीति से संबंधित थी, 10वीं से संबंधित। ठीक है, दूसरे अपन इसी 10वीं कक्षा में 4 प्रमुख पुस्तकों में से एक पुस्तक के का हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी पुस्तक है जिसमें अपन देखते हैं समकालीन भारत। ठीक है, जिसमें समकालीन भारत 2 में हम अध्याय 1 जो प्रमुख रूप से है संसाधन व विकास, हम संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 1 में जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, समकालीन भारत 2। वीडियो क्रमांक हमारे हैं 4। ठीक है, तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं पाठ संसाधनों के से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं संसाधन क्या, संसाधन हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, पहले हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर भी एक क्या है, संसाधन है। मनुष्य स्वयं एक क्या है, संसाधन। ठीक है, जो ये दीवारें हैं, ये बोर्ड, ये सभी क्या है, संसाधन। ठीक है, ये हमने उदाहरण के माध्यम से चर्चा की। अब अपन देखते हैं परिभाषा क्या, संसाधन हम किसे कहेंगे। संसाधन उसे कहते हैं वे वस्तुएं जो प्राकृतिक हो, ठीक है, या कृत्रिम हो, जो मनुष्य के लिए उपयोग में आते हैं तथा उपयोग की संभावना होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, संसाधन की परिभाषा में संसाधन वे होते हैं जो ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के काम में आती हैं, जो प्राकृतिक हो सकती है, जो कृत्रिम भी हो सकती है, जो मानव के लिए उपयोग में आती है, वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मार्कर का है, ऐसे अनेक, जैसे जल है, भूमि है, ठीक है, कृषि है, ये सभी क्या है, संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये तो था संसाधन की परिभाषा। फिर उससे अपन देखते हैं विकास। तो हम आगे की वीडियो में विकास के बारे में चर्चा करें, किस प्रकार संसाधनों का विकास हुआ है। ठीक है, किस प्रकार मानव ने इसका उपयोग लिया, किस किस रूप में वो उपयोग में आते हैं। ठीक है, उनके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया जिसके द्वारा संसाधनों का उपयोग सही तरीके से हुआ। तो हम उसके विकास के बारे में चर्चा आगे वाले वीडियो में करेंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं संसाधनों के प्रकारों के बारे में। तो ठीक है, तो अपन आज देखेंगे संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन के प्रकार। ठीक, तो हम अभी तो हमने जान लिया संसाधन की परिभाषा। अब संसाधन के प्रकार, जैसे हम संसाधन के प्रकार भी बोल सकते हैं या संसाधनों का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संसाधनों के प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा सामर्थ्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। ये 4 संसाधनों के प्रकार हैं, जिसमें हम पर इन संसाधनों के पहला अपन चर्चा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अपन ये देखते हैं कि संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो संसाधनों की उत्पत्ति अपन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। जैव मंडल, जिसे अपन जैव या अजैव कह सकते हैं, जैव या अजैव। पहले देखते हैं जैव क्या। जैव उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर, या अपन कह सकते हैं कि जैव मंडल में, ठीक है, जैव मंडल में जो जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जैव मंडल में जो जीव पाए जाते हैं, जीवों से, ठीक है, संसाधन का उपयोग होता है या मानव का उपयोग होता है जीवों के माध्यम से, वे क्या कहलाते हैं,
जैव संसाधन, ठीक है, जिसमें उदाहरण के रूप अपन देखते हैं मनुष्य एक ही क्या है, स्वयं क्या है, संसाधन, किसके आधार पर, जैव के आधार पर। दूसरा वनस्पति जात, जिसमें अपन कह सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, वो मनुष्य काम आते हैं। दूसरा है प्राणी जात, जिसमें पक्षी वगैरह, ठीक है। चौथा अपन देख सकते हैं मत्स्य जीवन, जिसे अपन कह सकते हैं मछली, ठीक है, उससे समझ, ये सभी मानव के लिए उपयोग में आते हैं, जिसके कारण से अपन क्या बोलना, जैव मंडल। दूसरा आता है अजैव, ठीक है, दूसरे अपन उत्पत्ति के आधार में प्रकार देखते हैं अजैव कौन से, जो जिसमें अपन कह सकते हैं जो निजी होते हैं, कौन होते हैं, जो निजी, पृथ्वी पर अपन कह सकते हैं ऐसे निजी, ठीक है, वस्तुएं होती है जो मानव के लिए उपयोग में आती है, वो क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में चट्टाने, धातुएं, ये सभी क्या है, अजैव के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अपन देखते प्रकारों में समाप्यता के आधार, इसको हम प्रमुख रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया, नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण। पहला नवीनीकरण, दूसरा क्या है, अनवीनीकरण। नवीनीकरण क्या होता है, नवीनीकरण से अपन कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा, ठीक है, किसी प्रकार के प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, नवीनीकरण। मतलब जिसमें अपन मनुष्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ठीक है, संसाधनों को पुनः उसका उपयोग कर सकता है, वे क्या कहलाते हैं, नवीनीकरण। जैसे उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, नवीनीकरण के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसका उपयोग बार बार कर सकता है, जिसे अपन कहते हैं नवीनीकरण। दूसरा आता है अनवीनीकरण। अनवीनीकरण क्या, जिसमें मनुष्य, ठीक है, उन संसाधनों को एक बार ही उपयोग कर सकता है, उसका निर्माण सिर्फ और लाखों वर्षों से, ठीक है, उसका निर्माण होता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय ये खनिज, अपन कह सकते हैं संसाधन, ठीक है, उनका उदय हुआ था। इसका मतलब अनवीनीकरण संसाधनों में वे वस्तु आती है जो बहुत वर्षों से उसका निर्माण हुआ है, उसको सिर्फ एक बार ही उसका उपयोग कर सकते हैं, बार बार इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है मानव के द्वारा, वो किसके अंतर्गत आता है, अनवीनीकरण। जैसे उदाहरण के रूप में खनिज, ठीक है, और जीवाश्म ईंधन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अनवीनीकरण, ठीक है। दूसरा आते हैं अपन तीसरा प्रकार हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब उन संसाधनों पर, ठीक है, मानव का अधिकार, ठीक है, अपन देख सकते हैं मानव का अधिकार उन संसाधनों के दो प्रकार को से देख सकते हैं, दो क्या प्रमुख रूप से चार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, 1, 2, 3 और 4 प्रमुख, ठीक। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत, ऐसे संसाधन जिस पर मनुष्य का, व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उस पर, संसाधनों पर किसी और अन्य का अधिकार नहीं होता है, वे क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे खेत है, जैसे मनुष्य स्वयं उस भूमि पर बोता है और दूसरे उस पर अधिकार नहीं होता किसी, वो आते हैं। जैसे भूखंड है और उसके अन्य, तीसरा उनका घर है, उसका आवास है, ऐसे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत। आगे है दूसरा सामुदायिक। सामुदायिक में कौन से, जिसमें एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर सभी लोगों का उस पर समान अधिकार होता है संसाधनों पर, वे क्या है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में शमशान भूमि, शमशान भूमि, ठीक है, शमशान भूमि जिसमें सभी लोग वहां अपने, ठीक है, पूर्वजों को दफनाते हैं, ठीक है, इसके आधार पर। तालाब है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार होता है। पार्क है, घूमने के स्थान है। खेल का मैदान है जिसमें सभी लोगों का अधिकार होता है। ये सभी भूमि है, वो किसके अंतर्गत आता है, सामुदायिक के अंतर्गत।
तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है देश के अंदर, ठीक है, देश के अंदर राजनीतिक सीमाओं के अंदर जिसमें उस देश के कानून लागू होते हैं, उन संसाधनों पर वे सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में अपन कह सकते हैं सड़कें हैं, नहरें हैं, ठीक है, तालाब है, ठीक है, बांध है, ठीक है, ऐसे सभी इसके माध्यम से अपन कह सकते हैं जो देश के अंदर। और इसके अलावा भी जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे हमारा समुद्री क्षेत्र लगता है भारत का, ठीक है। अब ये भारत का समुद्री सीमा का लगभग कितने अपन कह सकते हैं 12 मील तक। कितने मील तक? 12 मील तक भारत की सीमा का, समुद्री सीमा का 12 मील तक, ठीक, उस क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है? उस देश की सीमा का होता है। उस देश की सीमाओं के अंतर्गत वो माना जाएगा। 12 मील का मतलब लगभग अपन कह सकते हैं 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर, ठीक, मतलब समुद्री क्षेत्र से जो सीमा, भूमि की सीमा है, जो समुद्र की 12 मील तक उस देश के अंतर्गत माना जाएगा, वो राष्ट्रीय संसाधनों के अंदर। इन सीमाओं के अंदर जो भी खनिज है उसका उपयोग वो देश कर सकता है। तो ध्यान रखना कितना? 12 मील, जैसे आप किलोमीटर में बांट सकते हैं तो 22.2, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आता है चौथा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय के अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि जिसमें देश की सीमाओं से 200 मील की दूरी पर, 200 मील की दूरी के बाद, ठीक है, जहां पर समुद्र में, महासागरों में जो खनिज है, उस खनिज को यदि हमें उपयोग करना है, ठीक है, तो हमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से, ठीक है, नियमों में रहकर हम इस प्रकार उन खनिजों का उपयोग कर सकते हैं। वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, वापस सुना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन से? अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो देश की सीमाओं से बाहर, जो महासागरीय क्षेत्र है, जिसे अपन समुद्री भाग बोलते हैं, समुद्री भाग में जो सीमाओं से 200 मील परे, ठीक है, 200 मील परे मतलब 200 मील से अधिक, उससे बाद वाले जहां समुद्र क्षेत्र में खनिज है, यदि हमें उन्हें का उपयोग करना है तो हम अंतरराष्ट्रीय नियमों में रहकर उस संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, समझौतों के माध्यम से, ठीक है। ये आते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब आते हैं चौथा, प्रमुख रूप से अपन देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार, तो अपन देखते हैं कि विकास के आधार पर प्रमुख रूप से संसाधन के 4 प्रमुख प्रकार। कितने? 4। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संभावित, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार, चौथा है संचित, ठीक है। तो पहला अपन देखते हैं संभावित। संभावित का मतलब होते हैं ऐसे संसाधन, ठीक है, जो जिस क्षेत्र या प्रदेश में, ठीक है, उस संसाधनों की भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, उसकी संभावना है, उसका, ठीक है, अधिक से अधिक आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं? संभावित संसाधन के अंतर्गत। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावना अधिक है कि हम उसके माध्यम से हम अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे तकनीक का अभाव होने के कारण हम उन संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं कर पाए, लेकिन संभावना है कि हम अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संभावित संसाधनों के अंतर्गत, ठीक है। फिर दूसरा अपन देखते हैं विकसित। विकसित का मतलब ये है ऐसे संसाधन जिसमें अपन प्रमुख रूप से अपन देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मनुष्य उसका उपयोग करता है और उसकी उपयोग और उसकी, ठीक है, उपयोग करने की, ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में कर सकता है। किसके माध्यम से? प्रौद्योगिकी के माध्यम से। यदि मानो, ठीक है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस संसाधनों को, ठीक है, अधिक से अधिक उपयोग कर सकता है, वो किसके अंतर्गत आ सकता है? विकास, विकसित के अंतर्गत। मतलब ये है कि मानव उस संसाधन को, ठीक है,
प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक उपयोग कर सकता है, उपयोग करता है। तो इसके अंतर्गत विकसित। और तीसरा आता है भंडार। भंडार के प्रमुख रूप से अपन देखा जाता है कि ऐसे संसाधन जिसमें मनुष्य ठीक उन संसाधनों पर ठीक है अधिकार होता है और साथ में उसके अधिकार की संभावना है, मतलब वो उसका उपयोग भविष्य में कर सकता है। वो सभी संसाधन किसके अंतर्गत आ सकते हैं? भंडार के रूप में। किस रूप में कह सकते हैं? एक तो मानव उसका उपयोग कर रहा है, दूसरा आने वाले समय में उसका हम उपयोग कर सकते हैं उस वस्तुओं का, ठीक है। तो वो सभी वो वस्तुएं किसके अंतर्गत मानी जाएगी? भंडार के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं जल में, जैसे जल में अपन प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जल में प्रमुख रूप से दो गैसें पाई जाती हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यदि हम देखा जाए तो जल में प्रमुख रूप से दो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यदि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? तकनीक। लेकिन हमारे देश में तकनीक का क्या है? अभाव, जिसके कारण हम जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके उसका उपयोग नहीं कर सकते, तकनीक का अभाव, ठीक है। तो भी उसके अंतर्गत ऐसा माना जाएगा, ठीक। फिर आता है संचित कोष। क्या है? संचित कोष। संचित कोष का मतलब होता है कि जिसमें ऐसे संसाधन जिसको हम उपयोग कर सकते हैं कम मात्रा, मतलब हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए, किसको? भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन संसाधनों को धीरे धीरे उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि हम धीरे धीरे विकसित हो सके। यदि हम उसको एक साथ उपयोग करेंगे तो आने वाले समय वो समाप्त हो सकता है, आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर सकती, जिसके बाद हम निरंतर विकास में बने। तो ऐसे संसाधन हम धीरे धीरे उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, संच कर, ठीक है, भविष्य में इसके उपयोग और अधिक मात्रा में इसका उपयोग हो, ठीक है। वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संचित कोष। जैसे जल है, वन, जिसमें जल को हम आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में इसका और उपयोग हो सके, इस संचित कर रखना। इसी प्रकार वन है, अधिक से अधिक हम पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, यदि अधिक काटोगे आने वाली पीढ़ी उसका अधिक उपयोग नहीं कर पाए। तो हमें जो भी संसाधन है, ठीक है, वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, ताकि हमारे विकास का क्रम निरंतर बना रहे। ये तो हमने जाना संसाधनों के प्रकारों के बारे में। तो आगे की वीडियो में हम संसाधनों के विकास के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।